अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है ना वो मैं बात करना चाह रहा हूँ पीपीएस के ऊपर, पावर परचेज एग्रीमेंट के ऊपर। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे फवाद हमने वहाँ भी इंस्टॉल किया है, बड़ी फैक्ट्रीज़ में जिन्होंने आगे फर्दर जगहें रेंट पे दी हुई थी, उन लोगों को अपनी छत यूज़ करके सोलर लगा के और वो अब बिजली भी बेच रहे हैं। ये पावर परचेज एग्रीमेंट किस तरह होता है और इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। एक तो ये एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि अपनी ही जगह पे लोगों ने अपने टेनेंट्स को जो जगह का रेंट ले रहे थे वो साथ में उनको बिजली भी सेल करना शुरू कर दी। चलें पहले इस पे बात कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट उस पर जाते हैं। देखिए, पावर परचेज एग्रीमेंट एक बिल्कुल नॉर्मल सी टर्म है, पाकिस्तान में अभी इंट्रोड्यूस हो रही है व्हेन वी टॉक अबाउट सोलर सिस्टम्स। तो सोलर सिस्टम्स में एज अ प्रॉपर्टी ओनर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि क्योंकि आपने प्रेमिसेस किसी को रेंट आउट करी भी है, तो यू कैन ऑलवेज इंस्टॉल सोलर सिस्टम ऑन योर रूफटॉप, और आप अपने ही टेनेंट को ये ऑप्शन दे सकते हैं कि वो बिजली आपसे ख़रीद ले। अच्छा, एज़र इट्स इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल, किसी भी प्रॉपर्टी में आप हो, एज अ प्रॉपर्टी ओनर यू हैव द प्रिविलेज, यू हैव द राइट कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लें, कोई आपको रोक नहीं सकता इस बात से। सही है। तो जब आप अपनी प्रॉपर्टी के रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगाते हैं तो फिर आप अपने टेनेंट को ये बेनिफिट दे सकते हैं कि अगर लेट से उसको 30 रुपीज़ का यूनिट लग के आ रहा है कि इलेक्ट्रिक या वापडा की तरफ से, वो रेजिडेंशियल हो, अभी हम एग्जांपल के तौर पे 30 यूनिट की प्राइस ले रहे हैं, तो फ़र्ज़ करें उसको 30 रुपीज़ का यूनिट की इलेक्ट्रिक की तरफ से लग के आ रहा है, तो क्योंकि आपने रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो फिर आप इंश्योर कर सकते हैं कि वो जो आपका टेनेंट है वो 30 रुपीज़ की बिजली के बजाय आपसे 25 रुपीज़ की बिजली ख़रीद लें पर यूनिट। इसका मैकेनिज़्म हम डिस्कस कर लेते हैं, बट हम अभी इंसेंटिव से बात कर लेते हैं कि एज अ टेनेंट के पास क्या इंसेंटिव है, आप प्रॉपर्टी ओनर के पास क्या इंसेंटिव है। तो आपने क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट करी है रूफटॉप के ऊपर सोलर सिस्टम की, और आप चाह रहे हैं कि कोई उसको यूज़ करे क्योंकि जो उसके प्रोड्यूस्ड यूनिट्स हैं वो किसी को जाने चाहिए, तो फिर आप उस होम ओनर को या उस प्रॉपर्टी वो जो टेनेंट है, आप उसको बिजली बेच सकते हैं थ्रू अ सबमीटर। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो टेनेंट को फ़ायदा ये है कि बजाय से कि 30 रुपये पर यूनिट दे रहा था वापडा या के इलेक्ट्रिक को, अब वो 25 रुपये में आपको दे देगा पर यूनिट के हिसाब से, तो उसको 5 रुपये की बचत हो रही होगी। ये जो 5 रुपये की बचत है ये एक बिल्कुल वेग सी बात है, इसको हम 8 रुपये पे भी बात कर सकते हैं, इसको हम 2 रुपये भी ला सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, इसको हम 0 पे भी कर सकते हैं, क्योंकि एज अ टेनेंट ही हैज़ टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। वो कहीं तीसरे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी नहीं ला सकता। वो ये मैक्सिमम कर सकता है कि वो आपसे परमिशन ले ले कि मैं रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगा लूँ कि नहीं। तो यू कैन ऑलवेज डिनाई दैट रिक्वेस्ट। आप कह सकते हैं कि भाई रूफटॉप पे सोलर सिस्टम मेरा लगा हुआ है पहले से, मैं आपको कहाँ से लगाने दूँ, बट ही कांट डू एनीथिंग एल्स, क्योंकि उस प्रेमिसेस पे इलेक्ट्रिसिटी उसी मीटर से आएगी या उसी रूफटॉप से आएगी, किसी तीसरी जगह से नहीं आ सकती। तो यू ऑलवेज़ हैव द प्रिविलेज, यू ऑलवेज़ हैव द बेनिफिट के, क्योंकि आप ओनर हैं, आप अपनी बात को इंश्योर कर सकते हैं कि वो मानी जाए। तो यू कैन ऑलवेज सेल इलेक्ट्रिसिटी टू योर टेनेंट। उसमें अब आपके पास 2 ऑप्शन और हैं। एक तो यह कि आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाएं, और ऑफ ग्रिड सिस्टम में आप बैटरी बेस्ड सिस्टम हो जिसमें आप लोड शेडिंग का भी खात्मा दे रहे हो उस ओनर को, उस टेनेंट को। और अगर आप और हैसल फ्री सिस्टम चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज गो फॉर एन ऑन ग्रिड सिस्टम जिसमें लोड साइजिंग भी नहीं होती, जिसमें सिस्टम ट्रिप होने के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। उसमें बेनिफिट ये होता है कि अगर होम जो टेनेंट है आपका वो बिजली नहीं आपकी यूज़ कर रहा, जिसका मतलब है कि आपने फर्स्ट करें 20 किलोवाट का सिस्टम एक छोटे से घर पे लगाया है, अपने टेनेंट को लगा के दिया है, और जो टेनेंट है उसका दिन के टाइम लोड है 3 किलोवाट 4 किलोवाट का, तो जो एक्सेस बिजली आपका सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है वो ग्रिड में रिवर्स जा रही होगी, नेट मीटरिंग हो रही होगी, तो जो बिल आ रहा होगा वो बिल ही कम आ रहा होगा। बट जो आपका जो टेनेंट है वो कंज्यूम जो बिजली आपसे करेगा, आप उस पर सब मीटर लगा के उसको चार्ज कर सकते हैं। तो जो एडिशनल बेनिफिट है वो भी आप एज अ होम ओनर उठा लेंगे कि नेट मीटरिंग के थ्रू जो बिल में रिडक्शन हो रही होगी उस प्रॉपर्टी का, वो भी कम हो रही होगी, और प्लस जो टेनेंट आपसे यूज़ कर रहा होगा बिजली उसको, तो आप उसको चार्ज कर रहे होंगे, तो आप ही के इलेक्ट्रिक का बिल पे कर रहे होंगे इन रियलिटी, और आप जितनी बिजली आपसे आपका टेनेंट कंज्यूम करता है उस पर आप उसको चार्ज कर रहे होंगे थ्रू अ सब मीटर। तो अगेन आपको बेनिफिट के इलेक्ट्रिक से आ रहा होगा, क्योंकि वहाँ बिल आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका टेनेंट यूज़ ही कम कर रहा है आपसे। बट टेनेंट तो आपको कैश पेमेंट करेगा ना अलॉन्ग विद द रेंट मंथ, बिल्कुल, ये आपको कैश पेमेंट कैश इन हैंड आ जाएगा। प्लस के इलेक्ट्रिक का बिल ज़ीरो हो रहा होगा क्योंकि आपका टेनेंट यूज़ ही कुछ नहीं कर रहा है या कम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू व्हाट यू आर सेलिंग टू द ग्रिड। देखिए, टेनेंट भी तंग नहीं कर सकता ना कि मैं नहीं कर सकता, बंद करके बैठता हूँ, बिजली के बगैर तो रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। एक रफ अंदाज़ा लगा लें, 500 यार्ड्स का जो डिफेंस का घर है वो अगर लाख रुपए भी रेंट दे रहा है इनको, तो उसमें 40 से 50 हज़ार का तो बिल आ जाता है। ये बहुत थोड़ा है, ये बहुत थोड़ा है, आराम से बिल आ जाता है, बहुत थोड़ा है, इससे ज़्यादा आता है, इससे ज़्यादा। अगर वही प्रॉपर्टी आपको 1 लाख की जगह 1.5 लाख पौने 2 लाख कमा के दे रही है, और सिर्फ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और के साथ कि आपने 10-20 किलोवाट का एक सोलर और लगा लिया, बजाय इसके कि 8 करोड़ की प्रॉपर्टी
जो आपको 1 लाख दे रही है उसके ऊपर। बिल्कुल 500 स्क्वायर यार्ड्स की जो रियल एस्टेट है, जो डबल स्टोरी कंस्ट्रक्टेड हाउस है, और जो आपको 2.5 लाख रुपए का रेंट आपको देगा, उसकी वैल्यू अराउंड 6 करोड़ प्लस है। 6 करोड़ से कम का ऐसा कोई 500 गज का स्क्वायर यार्ड्स का घर नहीं आता जो 2.5 लाख की आपको रेंटल इनकम दे। बट ऑन दी अदर हैंड उसी घर के ऊपर आप रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तो वो सिस्टम अगर 20 किलोवाट का सिस्टम हम लगाएं तो वो आपको रफली 2.6 मिलियन की कॉस्ट करेगा, 26 लाख रुपए। तो कहाँ 6 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, कहाँ 26 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ये बचत भी करके देगा। आप इसको डबल कर लें, आप इसको 40 किलोवाट्स कर लें तो रफली 4.5 मिलियन में आपका सिस्टम लग जाएगा। तो वो आपको आपके सामने कितनी 1.5 लाख रुपए की आपको बचत कर देगा। तो कहाँ 50 लाख 5 मिलियन रुपीज़ एंड कहाँ 60 मिलियन रुपीज़, और उनकी आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख और 1.5 लाख आपको तो 2.5 लाख और 1.5 लाख आपको तो बच गया ना 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम। आप तो इनकम जनरेट कर रहे थे, तो अब आपने इनकम इधर से जनरेट करना शुरू कर दी, वैल्यू एडिशन कर ली आपने, इनकम जनरेशन था ना कि मुझे इनकम चाहिए कहीं से। बिल्कुल। तो ये स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा होम ओनर्स को कि जो प्रेमिसेस रेंट आउट हुई हुई हैं वहाँ पे टेनेंट सोलर सिस्टम लगवाते हुए 5 दफ़ा सोचता है, क्योंकि सिस्टम की डिप्लॉयमेंट कॉस्ट होती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है। टेनेंट किसी भी टाइम किसी भी साल कह सकता है, या होम ओनर कह सकता है कि आप ये प्रेमिसेस मुझे वेकेट करके दें। तो टेनेंट लगवाते हुए 100 दफ़ा सोचता है कि मैं एक चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करूं जिसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट फ़र्ज़ करें 15% है, तो मैं क्यों उसको आज 15% कॉस्ट बेयर करूं। फिर सिस्टम की रीलोकेशन पे भी मुझे 15% की कॉस्ट आएगी, प्लस जो भी सुपरफिशियल डैमेज होगा, जो भी वायर्स के डक्ट्स लगेंगे वो मैं उतारूंगा। तब मुझे होम ओनर कहेगा कि ये 4 यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं तो ये आप मुझे फिल करके दें। तो ये होम ओनर को ही देखना है कि अगर वो अपने टेनेंट को सिस्टम लगवा के दे सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं तो उन्हीं का बेनिफिट है इसमें, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट बायर मौजूद है अपनी प्रोडक्ट का। जो लोग आज बात करते हैं कि फॉर एनी प्रोडक्ट यू नीड टू सेल, यू नीड टू हैव अ बायर, राइट। एक सेलिंग की फीचर मौजूद होना तो एक अलग बात है, बायर का मौजूद होना एक ज़्यादा सुपीरियर बात होती है, क्योंकि एज लॉन्ग एज देयर इज़ अ बायर यू कैन सेल द प्रोडक्ट, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है और उसका बायर आ जाए आपसे और प्रोडक्ट ख़रीद ले। तो क्योंकि आप होम ओनर हैं, आपके पास प्रिविलेज है कि आपके पास बायर मौजूद है और वो बायर आपसे रेंटेड आउट प्रॉपर्टी आपसे लेके बैठा हुआ है, वो आपको हर महीने रेंट की पेमेंट करता है, 6 मंथ्स का उसने आपको डिपॉजिट दिया हुआ है। तो देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस ऑप्शन, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं उससे। एडिशनली व्हाट इज़ एयरबीएनबी? एयरबीएनबी में आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं और उसको मैनेज करते हैं, और आपके पास एक कस्टमर होता है जो बोलता है मुझे 3 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 14 दिन के लिए मुझे ये प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए और मैं यहाँ पे रहूँगा। तो बिकॉज यू कैन मैनेज दैट प्रॉपर्टी और आप उसको फर्निश करके दे रहे होते हैं और आप उसमें फैसिलिटीज़ दे रहे होते हैं और आप एक आपका गार्ड मौजूद होता है, सिक्योरिटी दे रहे होते हैं, तो यू चार्ज मोर, यू चार्ज अ प्रीमियम। तो ऐसे घर में जहाँ पे बिजली की कंटिन्यूस सप्लाई मौजूद हो, क्योंकि आपने एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ हो, प्लस अगर वो हाइब्रिड या ऑन ग्रिड होगा तो क्योंकि उस घर में बिजली का बिल कम आता होगा, तो यू कैन पास ऑन अ बिट ऑफ बेनिफिट टू द कस्टमर विच इज़ योर टेनेंट। अगर आप थोड़ा बहुत बेनिफिट उसको भी दे दें, बजाय से कि आप फुल उसी रेट पे चार्ज करें जो वापडा या के इलेक्ट्रिक आपको चार्ज कर रही है, विच यू कैन डू। लेकिन अगर आप 5-10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट उसे दे रहे होंगे तो देन दैट गाय वोंट गो एनीवेयर एल्स। उसके पास ये इंसेंटिव आ गया कि उसको भी तो सस्ती बिजली मिल रही है ना, एक तो उसको कंटिन्यूस बिजली मिल रही है जो ग्रिड उसे नहीं दे पा रही, प्लस उसे भी सस्ती बिजली मिल रही है, तो वाई वुड ही गो एनीवेयर एल्स? क्योंकि जो रेंट होगा वो तो कंपेरेबल ही होगा ना, यू वोंट बी चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, यू वोंट बी चार्जिंग एनीथिंग लेस। बट क्योंकि आप बिजली की सप्लाई में भी अब आ गए हैं, एक तो आप रेंटल हाउसिंग की सप्लाई में थे क्योंकि आपने रेंट दिया था, घर दिया था रेंट पे, प्लस अब आपने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी खोल ली है when we talk about that house only. तो then you're providing 2 services. अगर आप सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो then again you charge extra for that premises where you providing security. तो it's a value, बिल्कुल it's a value addition that you're adding to your business. तो ये आपने इंश्योर करना है कि आप वैल्यू एडिशन करें अपने सिस्टम के, अपने बिजनेस के, और उस पर सोर्स सिस्टम लगाएं। तो रेजिडेंशियल के लेवल पे हमने बात करी, तो रेजिडेंशियल लेवल पे आपके पास बड़ा क्लियर कट ऑप्शन है, यू नो ऑलवेज चार्ज योर टेनेंट एंड द टेनेंट विल ऑलवेज बी बेनिफिटेड फ्रॉम योर इनिशिएटिव। ठीक है, अब आगे आए, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि मॉल्स हैं, मॉल्स की मैनेजमेंट है, मॉल्स की शॉप्स हैं जो रेंटल पे चढ़ी हुई हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी कुछ जगहें जो उनके पास एक्स्ट्रा थी वो उन्होंने डिफरेंट टेक्सटाइल मिल्स को और दे दी हैं, वहाँ छोटी छोटी लूम्स लगी हुई हैं, छोटी छोटी टेक्सटाइल मिल्स वाले लगे हुए हैं, वो आगे रेंट आउट फर्दर रेंट आउट करी हुई हैं। और इनके पास इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी बहुत ठीक ठाक जगह होती है, और जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनके पास भी ठीक ठाक जगह होती है। यही फार्मूला PPA का वहाँ भी लग सकता है? बिल्कुल बिल्कुल लग सकता है। उसमें बेनिफिट ये है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल से दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में जो सिस्टम लगता है, अगर वो बिल्कुल छोटी सी टेक्सटाइल मिल भी होगी ना, तो वो 500 किलोवाट का सिस्टम लग जाएगा। सही है। तो 500 किलोवाट के सिस्टम की जो अपफ्रंट कॉस्ट आती है, इनिशियल कॉस्ट आती है डिप्लॉयमेंट की, वो एज़ कम्पेयर टू अ 10 किलोवाट सिस्टम बहुत कम होती है पर किलोवाट। एडिशनली
दूसरा बेनिफिट आपको ये है कि क्योंकि आपने 500 किलोवाट का सिस्टम लगाया, उसका जो बायर है वो मौजूद ही होगा। फ़र्ज़ करें आपका 500 किलोवाट का लोड सैंक्शन है और आपकी कंजम्पशन उससे कहीं ज़्यादा है, तो अगर आप 500 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उसका जो बायर है वो सारे के सारे 500 किलोवाट आपके कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि अगर एक बड़ी फैसिलिटी है और उसमें सब लीज़ हुई हुई हैं जगह, या फिर आपने एक ही प्रेमिसेस के 5 हिस्से करके 5 लोगों को लीज़ आउट करी हुई है, रेंट आउट करी हुई है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? तो उसका भी बड़ा क्लियर सा मैकेनिज्म है कि प्रेमिसेस के जो भी मेन मीटर्स हैं, यू कैन इंस्टॉल योर सिस्टम्स ऑन द मेन मीटर्स, और अब वहाँ से जो भी बिल में रिडक्शन कर रहे होंगे दैट विल बी योर बेनिफिट। तो फिर उधर भी आप ये कर सकते हैं कि जो के इलेक्ट्रिक की जो वापडा का जो बिल मेन वाला है जो पे कर रहे हैं वो आप एज एन ओनर पे कर लें, और आप अपने टेनेंट्स को सब मीटर्स के थ्रू चार्ज कर लें। तो जो डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि आप अपने टेनेंट्स को तो अपनी जो बिजली दे रहे हैं उसके लिए भी चार्ज कर रहे होंगे, प्लस जो के इलेक्ट्रिक या वापडा से आ रही है उसके लिए भी चार्ज कर रहे हैं। बट के इलेक्ट्रिक या वापडा को आप पेमेंट तो सारे यूनिट्स की नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ यूनिट्स तो आप बना के अपने सोलर सिस्टम के थ्रू इनको दे रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस आएगा वो आपकी बचत में आ जाएगा। तो इसमें कोई चिपकलेश, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, कोई अनक्लियर सी बात नहीं है कि समझ ही ना आए फॉर्मूला क्या है, किस तरह हमने डिवाइड करना है, कोई माने ही ना। ऑलरेडी यही कर रहे हैं सारे, अभी भी यही हो रहा है। पीछे से जो बिल आ रहा है उसको डिवाइड करके ये आगे देते हैं, अभी भी यही करना है। बहुत सारी प्रेमिसेस हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक के वापडा ने हर इंडिविजुअल मीटर को सेपरेट नहीं किया हुआ है, तो वहाँ सब मीटर से लगे हुए होते हैं। जो मैनेजमेंट होती है या जो बिल्डिंग ओनर होता है वो एक मीटर के थ्रू सबको डिवाइड करके उनसे कलेक्शन करके मैनेजमेंट फिर मेन मीटर का जमा। मेन शहर फैसल पे है, यहाँ भी यही है कि यहाँ भी ऐसी है पूरी बिल्डिंग का, और आगे सबके सब मीटर लगा के, बिल्कुल, और फिर जितना आपने यूज़ किया होता है उतना आपको बिल भेज। बिल्कुल, बहुत सारी बिल्डिंग्स में सब मीटर लगे हुए हैं और बहुत सारी बिल्डिंग में के इलेक्ट्रिक के मीटर भी लगे हुए हैं, बट ये भी एक वास्ट मेजॉरिटी का ये फॉर्मूला है कि बिल्डिंग का एक ही मीटर होगा और अंदर फिर सब मीटर्स होंगे, तो ये सब लोग कर सकते हैं। अच्छा, तो वैसे जिनकी ये सिचुएशन है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट सिचुएशन बिल्कुल है सोलर सिस्टम के लिए, कि उसी मेन पे आपने सोलर लगवाना है और वो बिल आपका कम हो जाना है। जिसने जितना यूज़ किया उसने तो उतने पैसे देने ही है, बिल्कुल, आपका बिल पीछे से आपने बचा लिया। बिल्कुल ऐसे। तो जो बिल्डिंग मैनेजमेंट के ओनर्स हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है एटलीस्ट उनके लिए भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है तो वो अपनी जो छत ज़ाया हो रही है उनकी, उसको ज़ाया होने से बचाएं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे। ये रफली अगर हम चलें, ये 2000 गज की बिल्डिंग है तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना लग सकता है 2000 गज पे? 2000 गज पे 10 अराउंड 2000 गज है ये, 20,000 स्क्वायर फीट है रफली। इस पर अच्छा खासा लग सकता है, कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। बट अच्छा आप चलें अब स्केल कर लेंगे, अगर 100 किलोवाट का हम लगाते हैं तो हमें तकरीबन 3 से 3.5 लाख की बचत होती है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, और यहाँ अगर 500 भी आ जाता है तो आपके रफली 15 लाख हो गए। अगर आप 1.5 मिलियन की बात कर रहे हैं, जो कि एक ठीक ठाक एक्स्ट्रा इनकम जनरेशन शुरू हो जाती है फॉर द ओनर्स। ठीक है कि उन्होंने आगे से तो ले ही लिया मैनेजमेंट, पीछे से आपने बचा लिया। देखें एब्सोल्यूट वैल्यू में परसेंटेज वाइज अगर हम देखें ना, तो ये 3 से 3.5 साल में सिस्टम अपनी ROI फिर पूरी कर देता है। ठीक है, तो अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगवाएंगे तो वो भी 3 से 4 साल में आपको पूरी कर देगा ROI। अगर आप 100 का लगवाएंगे तो वो भी कर देगा, 500 का लगवाएंगे तो वो हो सकता है थोड़ा और जल्दी कर दे, और वो करता है जल्दी, क्योंकि जो सिस्टम की कॉस्ट होती है वो कम होती जाती है, बट जो उसका बेनिफिट होता है वो उतना ही रहता है परसेंटेज वाइज। मतलब 10 किलोवाट का सिस्टम भी 80% प्रोड्यूस करता है, 100 का भी 80% प्रोड्यूस करता है, 1 मेगावाट का भी 80% प्रोड्यूस करता है। बट सिस्टम कॉस्ट 10 किलोवाट की सबसे ज़्यादा होती है, 100 की कम होती है, 500 की उससे कम होती है, 1 मेगावाट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको होता है, जल्दी निकल आती है, उतनी जल्दी निकल आती है, कम से कम टाइम में ज़्यादा ROI आ जाती है। तो सिस्टम की ROI वहीं की वहीं है, कम से कम ही होती है जितना आप ऊपर जाते हैं। इन्वेस्टमेंट भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रूफटॉप स्पेस कितना है, बट एडिशनल स्ट्रीम है, ऑटोमेटिक स्ट्रीम है। अच्छा, इसमें कुछ करना नहीं है आपने। थोड़ी सी और कैलकुलेशन लोगों को आसानी के लिए बताते हैं। एक थोड़ा सा अंदाज़ा दें कि एक 100 किलोवाट का सिस्टम इस टाइम पे क्या अरेंज कर रहा है? जो उसकी कॉस्ट है तकरीबन 11 मिलियन रुपीज़, 1 करोड़ 10 लाख रुपये तकरीबन। इसको अगर हम 5 से आप स्केल करें तो इसी स्केल से होगा तकरीबन 5 करोड़ तक में एक रफ एस्टिमेट लगा लेंगे, इससे कम, इससे भी कम हो जाए। हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि 5 करोड़ की हमने ओनर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, उसके अगेंस्ट में उसे तकरीबन 15 तक आ जाएंगे, 15 लाख। ये हम सबसे बेयर मिनिमम की बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ 10 लाख में 100 किलोवाट का सिस्टम लग जाता है। ये बेयर मिनिमम का होता है, इसको आप बढ़ा सकते हैं अगर आप इन्वर्टर को जर्मन करवा लें, पैनल्स में वेरिएशन करवा लें, पैनल्स को अपसाइज करवा लें, अपलिफ्ट स्ट्रक्चर करवा लें, तो ऑल ऑफ इट डिपेंड्स। बट बेयर मिनिमम पे आपका
1.1 का खर्चा आ जाता है। हो गया 5 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, हमें 15 से 16 लाख रुपए के बीच में हमें मंथली इनकम जनरेशन शुरू हो गई, क्योंकि हमारी अपनी बिल्डिंग थी, हम रिकवर भी ऑलरेडी कर रहे थे, कोई नई चीज़ नहीं आई है, पीछे पीछे ही हो गया, आगे से दुकान वालों के साथ कोई इशू भी नहीं हुआ। आपको तो 3% एक्स्ट्रा रिटर्न आना शुरू हो गया इन्वेस्टमेंट पे, जो कि रेंटल में 0.5% पे अगर जाता है तो आपको 3% एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो गई जस्ट बाय स्पेंडिंग 50 मिलियन। नहीं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सोलर सिस्टम की जो रेवेन्यू जनरेशन है वो प्रॉपर्टी के जो रेवेन्यू जनरेशन है उससे कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। प्रॉपर्टी अपनी सिस्टम अपनी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 12-15 साल में वापस करती है। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी होगी तो उससे थोड़ा प्लस माइनस 1-2 साल ही होती है, बट जो सिस्टम सोलर सिस्टम है वो आपको 3 से 4 साल के अंदर अपनी सिस्टम की ROI वापस कर रहा है। प्लस जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो प्रॉपर्टी में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है कि इससे नीचे की प्रॉपर्टी नहीं आती। एक 50 लाख की प्रॉपर्टी अगर आप लेने जाएंगे जो आप कमर्शियली रेंट आउट कर सकें वो नहीं आती, बट 50 लाख में सोलर सिस्टम लग जाता है जो 40 किलोवाट का सोलर सिस्टम होता है जो 1.5 लाख रुपए की बचत करके देता है आपको। तो इसमें एक तो लोअर थ्रेशोल्ड बहुत नीचे है। 10 किलोवाट का सिस्टम 1.6 मिलियन का है, 16 लाख रुपए का, आपको 30,000 से 40,000 रुपये के दरमियान बचत कर देता है। अगर आपका घर मौजूद है जिसमें आप रह रहे हैं तो आप उसी पे लगा के कमा सकते हैं। कमाने का मकसद ये है कि आपने बिल के कॉस्ट ख़त्म कर ली, तो जो बिल की मद में पैसे देने थे वो सेव कर लें अपने मैनुअली साइड पे। तो जो सोलर सिस्टम का ROI है वो बहुत बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू प्रॉपर्टी। जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है, बिल्डिंग मैनेजमेंट भी जो होती है वो मेजॉरिटी केसेस में वो बिल्डिंग के जो ऑफिस हैं उसको ओन नहीं करती, उसके बहुत स्मॉल से चंक को ओन करती है 5% को, और बाकी बिल्डिंग मैनेजमेंट में वो हजरात मौजूद होते हैं जो बिल्डिंग के स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वहाँ पे। तो अगर उनको भी इंडिविजुअली हम देखें तो उनकी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बट जितनी भी होती है उससे भी अगर हम कंपेयर करें तो वो सोलर सिस्टम में जो लगाते हैं वो नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट होती है, बट उसका जो रिटर्न होता है वो मोन्यूमेंटल होता है एज़ कम्पेयर टू रियल एस्टेट। तो इट्स अ नो ब्रेनर, मतलब यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि बिल्डिंग भी आपकी है जैसे आप कह रहे थे, मैनेजमेंट भी आपकी है, जो कलेक्शन का मैकेनिज्म है वो पहले से आप चला रहे हैं, कोई नया मैकेनिज्म नहीं है, वो चल रहा है। कोई डिस्प्यूटेड बात नहीं है कि कोई बोले आके मुझे कि मैं बिल नहीं दूंगा आपको, ये जो बचत है तो मेरी भी है। तो बचत आपकी भी हो सकती है अगर आप भी इन्वेस्ट करके सोलर सिस्टम अप्रूवल ले लें मैनेजमेंट से और अपनी छत पर अपना सिस्टम लगवा लें। अगर आप नहीं लगवा रहे तो मैनेजमेंट का प्रोग्रेटिव है कि फिर वो पहले लगवा ले और वो बेनिफिट उठा ले इससे। रूफ टॉप स्पेस अगर लिमिटेड है तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी, बट किसी को तो बेनिफिट उठाना है ना, तो मैनेजमेंट बेनिफिट उठा ले। अगर मैनेजमेंट चाहती है कि लोगों से स्टेक होल्डर से मिल के इन्वेस्टमेंट करवानी है तो देन अगेन दैट इज़ एन ऑप्शन। आप ब्रोशर्स और सर्कुलर्स और मीटिंग्स करके आप अग्री कर सकते हैं कि हर बंदा इतना इतना पार्टिसिपेट करे, और उसमें ये होगा कि बिल्डिंग मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं उसमें इतना वेव ऑफ उस बंदे का हो जाएगा। तो यू कैन ऑलवेज पास ऑन द बेनिफिट, बट इफ़ यू डोंट वांट टू पास ऑन द बेनिफिट और आप इसको इंडिविजुअल अपना बिजनेस स्कीम के तौर पर लेना चाहते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहते हैं, तो इट्स ऑलवेज एन ऑप्शन। और ये वो ऑप्शन है कि जिसकी डिमांड आज भी है, कल भी थी और आइंदा भी रहेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है यू कैन नॉट ऑपरेट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन। नहीं तो बढ़नी है ना। एक आप ऑफिस में भी बैठे हुए हैं और अगर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, देन अगेन यू नीड इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली या तो के इलेक्ट्रिक से ले लें, सप्लाई कॉर्पोरेशन से ले लें, या अपनी थोड़ी सी प्रोड्यूस करके उसमें से बचत कर लें और उससे कमा लें आप। पीपल विल नीड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका घर है उसमें कोई टेनेंट रह रहा है तब भी उसे चाहिए, अगर आपका अपना ही घर है और आप खुद रह रहे हैं तो आपको भी चाहिए, और अगर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिस पे आपने किसी टेनेंट को बिठाया हुआ है तो उसको भी चाहिए। और इंडस्ट्री में अगर हम जा रहे हैं तो इंडस्ट्रियल, क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट ऐसा हो रहा है कि कुछ बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो बिजनेसेस अपनी प्रेमिसेस के ओनर्स हैं तो वो प्रेमिसेस को रेंट आउट कर रहे हैं, तो ये फीजिबिलिटी उनके लिए और ज़्यादा अच्छी बनती है कि क्योंकि आप प्रेमिसेस रेंट आउट कर रहे हैं तो आप सोलर सिस्टम की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसको भी रेंट आउट कर दें, जिसका मतलब है कि आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं उस अपने टेनेंट को। तो यू कैन ऑलवेज चार्ज फॉर दैट। सिस्टम ROI 3 से 4 साल में आ रही है जो एक्सेप्शनल है, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग हियर। ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में भी आप कुछ नहीं करते। अगर हम कंपेयर करें टू अ बिजनेस ऑपरेशन, तो प्रॉपर्टी की जो रेंटल मैनेजमेंट होती है विच इज़ नथिंग। तो इसमें जो सिस्टम की जो मैनेजमेंट है वो भी मंथली है। सोलर पैनल्स की क्लीनिंग करनी है, प्लस आपने जो कैलकुलेशन करनी है आखिर में कि आपके टेनेंट ने कितनी बिजली आपसे कंज्यूम करी, जो कि ऑटोमेटिकली थ्रू सब मीटर्स जनरेट हो जाती है, और दैट इज़ इट। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। बाकी जो ग्रिड के साथ अगर आप ग्रिड टाइड ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो उसका जो बेनिफिट है वो आपकी जो सप्लाई कॉर्पोरेशन है वो भी कैलकुलेट कर रही होती है, प्लस आपके जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर भी सारा डेटा आ रहा होता है। तो यू कैन ऑलवेज डू दैट वेरी इजीली, दैट्स अ वेरी इजी ऑप्शन, देयर इज़ नथिंग टू डू देयर। तो ये बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है जो अभी क्योंकि थोड़ा सा डाउन टाइम है, थोड़ा सा रिसेशन है, प्लस सर्दियां हैं, तो लोग अभी निगलेक्ट कर रहे हैं। जब दोबारा गर्मियां आती हैं तो फिर हमेशा मसला आता है। रेपिटेटिव साइकिल है, हर साल एक ही मसला आता है। हर साल गर्मियों में सप्लाई कम हो जाती है, लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, बिजली के बिल हाई एस्केलेट कर जाते हैं,
बिजनेसेस को ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है, होम लेवल पे घरों का बिल देना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। तो उसका ऑप्शन यही है कि सर्दियां हैं उसमें अपने हल निकालें, हल आपके पास मौजूद है, सोलर सिस्टम लगवाएं, अपना बिल कम करें। या अगर आप किसी और को बेच रहे हैं, किसी कोई प्रेमिसेस रेंट आउट करी हुई है, तो उस पर सिस्टम लगवा के वैल्यू एडिशन करके उसका भी प्रॉफिट लेना शुरू करें। चले अब तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं। अब तीसरा स्टेप ये है कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो सोलर की कंपनी के साथ मिल के एक तीसरी जगह पे सोलर सिस्टम लगवा के देती है, ठीक है। इसमें जो इंस्टॉलर है वो तो अपनी सिस्टम इंस्टॉल करके देता है। जो अच्छा, इन दोनों का एग्रीमेंट जो है, जिधर ये लगा रहे हैं वो एग्रीमेंट क्या कर रहे हैं? एग्रीमेंट ये कर रहे हैं कि इंस्टॉल हम आपको करके देंगे, इसकी मेंटेनेंस हमारी है सारी, हम आपके साथ तय करेंगे एक रेट, जो भी वो रेट होगा, जो भी इंडस्ट्रियल रेट होगा, और फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स हम आपको इस रेट पे इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ऑपरेशनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हम आपको चार्ज करेंगे, ठीक है। और आफ्टर 15 ईयर्स ये सिस्टम आपका हो जाएगा, टाटा बाय बाय, कहानी ख़त्म। ये जो सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए ये भी बड़ा क्लियर कट सा बड़ा इजी सा सिस्टम है, इसमें कैच क्या है? और इसमें भी कोई कैच नहीं है, इसमें सबका बेनिफिट है। लोग कैच क्यों समझ रहे हैं इसको? इशू क्या आ रहा है कि यार इसका क्या फायदा? क्योंकि पॉन्जी स्कीम्स बहुत होती हैं, हर मेरी साइट पे आके वो क्यों लगाना चाह रहा है? बिल्कुल ऐसी है। तो क्योंकि उसकी साइट की एक वैल्यू है, उसकी साइट प्रेमिसेस की एक कॉस्ट है जो उसने बेयर करी थी खरीदते वक्त। अब जो असल में मसला ये है कि जो सोलर सिस्टम की जो कॉस्ट है ना, कंपेयर टू प्रॉपर्टी कॉस्ट, वो बहुत कम है। तो जब आप सोलर सिस्टम की इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करते हैं और उसके रिटर्न्स पे जब बात करते हैं और डिस्कस करते हैं, तो वो लगता है कि ये है ही गेम ही कैच का है, ये पूरा है ही पॉन्जी स्कीम। जबकि ऐसा नहीं होता। हर सिस्टम की हर एवेन्यू की एक कॉस्ट होती है, उसी के बेसिस पे उसके रिटर्न होते हैं, उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, उसके बेनिफिट्स होते हैं, उसके फीडबैक्स होते हैं। एनर्जी के जो सेक्टर है उसमें अभी ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं आया था अभी तक कि जिसमें आप कंज्यूमर के लेवल पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। ये ब्रेक थ्रू आ चुका है 15 साल 18 साल पहले, जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आज पाकिस्तान में भी आ रहा है। तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट यही है कि आप रेजिडेंशियल लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे अपनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लस आप इतनी कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो आपको बेनिफिशियल रहता है कंपेयर टू द ग्रिड। प्लस जो सिस्टम की स्टडीनेस है, जो उसकी लाइफ है, वो भी अच्छी खासी 25 ईयर्स की लाइफ है। प्लस जो उसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट है, उसके लिए आपको इंजीनियर होना ज़रूरी नहीं है। सही है। अगर आप एक टर्बाइन लगा लेते हैं घर पे, तो आप पागल हो जाएंगे उसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की वजह से, क्योंकि वो एक वेयर एंड टेयर बहुत हाई होती है उसके। बिल्कुल। तो ऐसे में ऐसा सिस्टम आपके पास पहले मौजूद ही नहीं था। तो इसकी जब भी आज डिस्कशन करते हैं तो वो लोग जो रिएक्शनरी माइंडसेट के होते हैं उनको लगता है कि ये सारा का सारा एक फॉल्स स्कीम है, पॉन्जी स्कीम है, जबकि ऐसा नहीं है। तो अगर एक ऐसे सिस्टम की हम बात करें कि जिसमें इन्वेस्टमेंट एक थर्ड पार्टी की है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटर प्लस ऑपरेशन मेंटेनेंस एक और सिस्टम इंस्टॉलर की है, और प्रेमिसेस किसी तीसरे बंदे की है, और वो तीसरा जो बंदा जिसकी प्रेमिसेस है उसमें भी दो ऑप्शंस है, या वो खुद ऑपरेट करता है उस रूफ के अंडर, या उसने उस रूफ को जो उसकी स्पेस है उसको रेंट आउट किया हुआ। दैट इज़ अ नॉन इशू, वो उस ओनर के ऊपर डिपेंड करता है, उसने रखनी है जगह, खुद यूज़ करना है, रेंट आउट किया हुआ। दोनों ऑप्शंस में उसके पास फीजिबिलिटी मौजूद है। जहाँ इन्वेस्टमेंट किसी की है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक कंपनी की है, तो जो ऑपरेटर, इंस्टॉलर प्लस मेंटेनेंस वाली कंपनी है, उसका जो बेनिफिट है वो इंस्टॉलेशन में उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, प्लस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में उसका बिल्कुल नॉमिनल सा, मार्जिनल सा एक प्रॉफिट होता है, जो क्योंकि उसने इंश्योर करना है कि सिस्टम लगेगा तो उसको मेंटेन भी वही कर सकती है, ना टेनेंट कर सकता है और ना ही फाइनेंसर कर सकता है। फाइनेंसर को ये बेनिफिट है कि क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट करी है, उसने इन्वेस्टमेंट करी है, तो जो सिस्टम लगा है जिस प्रेमिसेस पे, उसका जो भी रेवेन्यू जनरेशन हो रही है उसमें से कुछ हिस्सा उसको जाएगा, मेजॉरिटी चंक उसी का होगा। 60-65% जो इन्वेस्टमेंट जो भी रिटर्न दे रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सेलिंग इट टू द प्रेमिसेस ओनर, उसका 60 से 70% का जो भी रेवेन्यू है, जो भी प्रॉफिट्स हैं, वो फाइनेंसियर को जाएंगे। टेनेंट को फ़ायदा ये है, जो फैक्ट्री ओनर है या जो प्रेमिसेस ओनर है, उसको फ़ायदा ये है कि 30 से 35% का जो बेनिफिट है वो उसको भी जाएगा। तो उसका तो रेट कम हो गया ना, उसका रेट कम हो गया। अगर एक को 30 रुपये मिल रही थी और एग्रीमेंट हो गया 20 रुपये के ऊपर, 19 रुपये के ऊपर, 21 रुपये के ऊपर, तो उसको तो वहीं से बचत हो गई। बिल्कुल ऐसी है वो नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए मुझे इतने की, बिल्कुल ऐसी है। जो हम परसेंटेजेस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम वापडा या नेपरा के रेट्स की बात कर रहे हैं कि उनके कंपैरिजन में 70% बेनिफिट उसको फाइनेंशियर को चला गया और 30% इसको चला गया। अगर हम अग्रीड रेट में बात करेंगे, फ़र्ज़ करें 21 रुपये तय हो गया है, तो 21 रुपये में वैसे ही 7-8 रुपये की बचत उसको हो गई, ओन टेनेंट को। 21 रुपये सारे के सारे इसमें से जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो फाइनेंशियर को जाएगा, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो उसमें से लेस कर दी जाएगी। एडिशनली
अब क्योंकि सिस्टम की लाइफ है 25 ईयर्स, तो इसमें 3 तरह के एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं। एक एग्रीमेंट हो सकता है 15 ईयर्स का, एक एग्रीमेंट हो सकता है 20 ईयर्स का, और एक एग्रीमेंट हो सकता है 25 ईयर्स का। अगर एक कंपनी, एक टेनेंट है जो चाहता है कि उसकी प्रेमिसेस पे 25 ईयर्स के लिए सिस्टम लग जाए, और 25 ईयर्स के बाद सिस्टम की जो हैंड ओवर है वो उस टेनेंट की हो जाए, जो प्रेमिसेस का ओनर है वो उसकी हो जाए, तो उसमें जो टैरिफ सेट होगा वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू 15 ईयर जो टेनेंसी पीरियड है। जो 15 ईयर का पीरियड है उसमें जो फाइनेंसियर है उसने 15 ईयर्स में ही कमाना है, जो उसको सारी इन्वेस्टमेंट है वो 15 ईयर्स में ही वापस आनी है। तो फिर उसका जो वो टैरिफ सेट करके देगा उस टेनेंट को, वो थोड़ा हाई साइड पे रखेगा, क्योंकि उसके पास वो 15 ईयर की विंडो है। उसी 15 ईयर विंडो में उसने सिस्टम की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी निकालनी है, जो 3 से 4 साल में उसकी निकल आती है, प्लस जो रूटीन के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी उसमें से माइनस होनी है, प्लस जो बाकी रिमेनिंग ईयर्स होंगे 8, 9, 10, 11 साल डिपेंडिंग ऑन कि ROI कितनी जल्दी आती है, किस तरह का सिस्टम लगाया जाता है, वो सारी की सारी भी फिर वो सारी की सारी उसने उठानी है। बट अगर 25 ईयर के लीज पीरियड पे जाते हैं तो 25 ईयर्स में जो टैरिफ है वो कम रखा जाएगा, क्योंकि अब प्रोलॉन्ग्ड एग्रीमेंट है तो ये श्योरिटी है कि 25 साल तक सिस्टम चलता रहेगा, तो 25 साल तक कुछ ना कुछ रेवेन्यू वो जनरेट करके फाइनेंसिंग कंपनी को देता रहेगा, तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। बट जो टेनेंट है उसके लिए भी ज़्यादा बेनिफिट उसी में है, क्योंकि उसमें जो पर ईयर का टैरिफ है, पर यूनिट का टैरिफ है, वो भी कम होगा। तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स में दोनों को फ़ायदा होता है। बट ये स्टेबिलिटी डिपेंड करती है ऑन द आउटलुक ऑफ द बिज़नेस या आउटलुक ऑफ द प्रेमिसेस, कि वो जो प्रेमिसेस का ओनर है उसका बिज़नेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्रोलॉन्ग्ड है, कितनी देर से चलता आ रहा है और कितनी देर तक चलता रहेगा, और वो कितना सिक्योर है अपने माइंड में कि मेरा बिज़नेस 25 ईयर्स लास्ट करेगा। तो ये जो मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ क्योंकि जनरेशनल कैपेसिटी पे है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि आई मेक पेमेंट्स टू द फाइनेंसिंग कंपनी। बेनिफिट सबका है, कलेक्टिव बेनिफिट है। सिस्टम जितनी ज़्यादा देर चलेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट सबको मिलेगा, प्लस जितनी ज़्यादा देर वो बिज़नेस अफ्लोट रहेगा उतनी ज़्यादा देर पेमेंट्स आती रहेंगी फाइनेंसिंग कंपनी और इंस्टॉलेशन कंपनी को भी। इसमें एक और बात भी है कि क्योंकि अब ये बिल्कुल म्यूचुअल बेनिफिट पे बात आ गई है कि प्रेमिसेस ओनर का भी बेनिफिट है कि सिस्टम चले और प्रोड्यूस करे, और जो इंस्टॉलेशन कंपनी प्लस फाइनेंसिंग कंपनी है उसका भी बेनिफिट में यही है कि सिस्टम लगा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा चले, ताकि ये श्योरिटी भी रहे कि सिस्टम प्रोड्यूस करता रहे और दोनों को बेनिफिट करता रहे। तो फिर इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एज अ बिज़नेस ओनर आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपके सर से उतर गई, वो सारी शिफ्ट हो गई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंपनी की तरफ, कि उसने इंश्योर करना है कि सिस्टम अप एंड रनिंग रहे, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे अप एंड रनिंग रहे, सबको तीनों का फ़ायदा है इसमें। तो अब ये एक सिस्टम की इन्वेस्टमेंट ऐसी हो गई जिसमें 3 लोगों का म्यूचुअल बेनिफिट आ गया, और उन तीनों ने मिल के मेक श्योर करना है कि सिस्टम मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलता रहे और सबको बेनिफिट करता रहे, बजाय इसके कि एक वन ऑफ ट्रांजैक्शन हो जिसमें सारा बर्डन किसी और तीसरे एक पार्टी पे आ जाए, दूसरी पार्टी का। जब इंस्टॉलेशन होती है तो उसमें कभी कभार देखने में पड़ा है ऐसे कि ऐसा हो जाता है कि इंस्टॉल करके चले गए और जो जिधर लगाया हुआ है अब वो हाँ जी हमने साफ़ करवा लिया था, जबकि वो साफ़ ही नहीं है। जैसे हमने कल की वीडियो में और इससे पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि वो 5 यूनिट, अगर 10 किलोवाट में आप बोलेंगे 5 यूनिट मेरे रोज़ के कम बन रहे हैं, तो महीने पीछे 150 यूनिट बनता है। बिल्कुल बहुत अमाउंट होती है। बिल्कुल इसको अब लार्ज स्केल पे करते हैं आपके, मेरा 100 किलोवाट, 500 किलोवाट, 5 मेगावाट का सिस्टम लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपको इतनी छोटी सी बात से। तो इसमें आप लीनियंसी नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज़्यादा आपने क्योंकि ये कमा के दे रहे हैं, आपके बिजनेस भी ऐसे नहीं चल रहे होते कि आप बोलते हैं यार आने दो यार, ऑटोमेटिकली तो खुद कुछ भी नहीं चलता, काउंट किए बगैर ही भेज दिया सामान किसी को भी, ऐसे नहीं होता। तो थोड़ी सी इसमें भी वो करना पड़ेगा। बट इसका ये है कि पैसिव चीज़ें हैं, आसानी से होने वाली हैं, क्लीनिंग है, को बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटे छोटे पैरामीटर्स है जिसको आपको कंट्रोल करना है, एंड देन यू गेट द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ द सिस्टम। तो एक ये मॉडल भी मौजूद है कि जिसके थ्रू जिसमें आपके पास बायर मौजूद है। जो सारे हमने मैकेनिज्म्स डिस्कस किए हैं, इस सब में गिवन बात यह है कि आपके पास आपका जो कंज्यूमर है, जो सिस्टम की प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को ख़रीदेगा, वो मौजूद है और वो ग्रिड नहीं है। प्राइमरी बात उसमें यह है कि वो आप ग्रिड से भी कनेक्टेड नहीं है, मतलब आप अपनी जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रिड को नहीं बेच रहे, बट मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी अपने कंज्यूमर को बेच रहे हैं, जो बेशक आपके रेजिडेंशियल घर पे आपका टेनेंट मौजूद है, या आपकी कमर्शियल प्रेमिसेस पे आपका टेनेंट जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, या इंडस्ट्रियल साइट पे आपके जो आपने रेंट आउट करी हुई है जगह, ये वो जगह हैं। इसमें ग्रिड की इन्वॉल्वमेंट मौजूद रहेगी क्योंकि यू विल बी यूजिंग द ग्रिड एज अ बफर, क्योंकि आप बैटरी बैंक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिससे फ़ायदा ये होता है कि जो सिस्टम की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो यू कैन ऑलवेज डू दैट, क्योंकि ग्रिड इज़ ऑलवेज विलिंग टू बाय फ्रॉम यू एट द मोमेंट। ग्रिड तो ख़रीद रही है आपसे, तो मसला क्या है अभी।
तो इसमें गिवन बात यह है कि आप ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं बट ग्रिड पे फुली डिपेंडेंट नहीं है। आप किसी एक 15, 20, 30% पे आप ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं, जिसमें आप ग्रिड को एज अ बफर यूज़ करते हैं ताकि आपकी डेली जितनी भी प्रोडक्शन है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं तो जाए, या वो आपका कंज्यूमर ख़रीद ले या 30% एक्स्ट्रा जो आपकी है वो ग्रिड को चली जाए और आपको वहाँ से एक बिल में रिडक्शन होके आ जाए। जब हम लार्ज स्केल यूटिलिटी जनरेशन की बात करते हैं, जिसको हम आने वाले दिनों में भी डिस्कस डिटेल में करेंगे, आज नहीं करते, उसमें आप होली डिपेंडेंट ऑन द ग्रिड होते हैं और आप सारी की सारी बिजली प्रोड्यूस करके ग्रिड में डाल देते हैं और फिर सारा ओनर्स ग्रिड के ऊपर होता है कि वो कोई कंज्यूमर ढूंढे और फिर उसको ग्रिड में से बिजली सप्लाई करे। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म है, उसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, उसके डिफरेंट डिसएडवांटेजेस हैं, और रेट्स भी उसके डिफरेंट, उसके रेट्स भी डिफरेंट है, उसके एग्रीमेंट्स भी डिफरेंट है। इसमें कुछ काम आपने एक्स्ट्रा किया कि आपने अपना कस्टमर ढूंढा हुआ, बिल्कुल, तो बेनिफिट आपको ज़्यादा मिला। हाँ, और आपको ट्रांसमिशन भी नहीं करके देनी पड़ी। आप बजाय इसके आप कहीं और प्लांट लगाते हैं, आपने बोला तुम ही अपनी छत दे दो, मैं तुम्हारी छत पे लगा देता हूँ। आपने वो ट्रांसमिशन लॉसेज और उसकी कॉस्ट भी कम कर दी। इधर ट्रांसमिशन भी उसने करनी है, उसने डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है और आगे पेमेंट भी कलेक्शन करनी है, तो थोड़ा सा वो भी कमाएगा, और जो कि राइट बात है कि उतना मार्जिन आप छोड़ दें और इधर कर लें। अगेन उसके यही एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। अब जिस लेवल पे ग्रिड यूटिलिटी कॉर्पोरेशन सोलर सिस्टम्स लगाती हैं, सोलर फार्म्स लगाती हैं, उस साइज़ पे आप किसी की फैक्ट्री पे नहीं लगा सकते। उस साइज़ की फैक्ट्रीज बहुत लिमिटेड इन नंबर है। सेकेंडली, जो इस साइज़ की फैक्ट्रीज हैं वो अपनी फाइनेंसिंग के थ्रू अपने सिस्टम्स लगवा लेती हैं। बहुत सी कंपनीज इस मॉडल पे भी चलती हैं कि वो ऑपरेट एंड मेंटेनेंस 10 मेगावाट का, 15 मेगावाट का, 15-20 सोलर फार्म अपने यहाँ नहीं जो इंडस्ट्री के लिए लगा, यही बात है ना, इंडस्ट्री छोटी लगवाया 8 मेगावाट का लगवा लिया लकी सीमेंट ने, और इन लोगों ने सीमेंट फैक्ट्री ने मैक्स 10 किलोवाट का, 10 किलोवाट 10 मेगावाट कुछ भी नहीं होता है। बिजनेसेस के साइज छोटे हैं, मनी भी कुछ भी नहीं होता कि थोड़े से चंक से उन्होंने लगा लिया। तो यहाँ तो इतने ही लग सकते। आप सोलर फार्मिंग में आप 500 मेगावाट तक चले जाएँ, 1000 मेगावाट तक चले। उसमें फिर यही है, किसी का कोई एडवांटेज है, वहाँ पे रेट ज़्यादा मिलता है तो साइज़ छोटा होता है, वहाँ बहुत है, तो रेट आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। पर गारंटी यहाँ भी है, यहाँ नेपरा गारंटी देती है आपको 25 ईयर्स की, वहाँ पे आपको पता है कि वो बिजनेस कर रहा है तो ही विल गिव। और अगर आपकी प्रेमिसेस है और आप ही ओनर है तो फिर कोई उखाड़ी कुछ नहीं सकता आपका, आप ही का सिस्टम है, आप ही के यहाँ लगा रहेगा। अगर आप ही की फाइनेंसिंग है तो देन नथिंग टू वरी अबाउट। अगर फाइनेंसिंग किसी और की है तो देन अगेन 15 ईयर्स की ऑपरेशनल लाइफ के बाद अगर आज एक टेनेंट चले जाता है तो आप किसी और टेनेंट को दे सकते हो प्रेमिसेस, यू कैन रेंट इट आउट अगेन। अगर कोई टेनेंट नहीं मिलता, आप खुद बिजनेस करना चाह रहे हैं तो यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ चीपर इलेक्ट्रिसिटी। और 15 ईयर्स के बाद या 25 ईयर्स के बाद जितना भी आपका ऑपरेशनल लाइफ साइकिल का अग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद सिस्टम की जो ओनरशिप है वो आप ही की है। वो सिस्टम आपकी रूफटॉप पे लगा रहेगा, आप उसको सेल भी कर सकते हैं, उसकी सेलिंग वैल्यू भी रहेगी, वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाएगा। तो यू विल बी गेटिंग दैट वैल्यू फॉर नो प्राइस। तो ऑलवेज यू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। नो ब्रेनर है, इसको तो लगवाना चाहिए, नहीं सकते। बिल्कुल। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो ट्रेंड है ये बढ़ेगा। जैसे पहले सोर्स सिस्टम्स ही समझ नहीं आते थे लोगों को, पाकिस्तान की हद तक हम बात करें, अब ये इनकम का सोर्स बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, और इससे आप ठीक ठाक कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है, और ये टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। आप आने वाले दिनों में किसी भी चीज़ की लेजिटिमेसी तक आप जाएंगे तो वो यही होगी कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट उसमें आएगी। देखिए वो चीज़ एक अलग बात है, पर आप दूसरी तरफ देखें कि अभी हम क्या करते हैं एज ए नेशन, हमारे पास थोड़े से पैसा है, प्लॉट ले लो, थोड़े से पैसा है, प्लॉट ले लो। प्लॉट पड़ा हुआ क्या करके दे रहा है, किसी को कुछ नहीं, वैल्यू एडिशन तो जीरो है। आप 20 लाख का भी प्लॉट ले लेते हैं, आप 20 लाख का किसी को सिस्टम लगा के वहाँ से एक अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। आप 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमा सकते हैं, कुछ ना करके, सिर्फ वॉश करके। इससे अच्छी बिजनेस स्ट्रीम प्लस उससे आप फिर जो अपने ऑयल की इंपोर्ट है, जो ऑयल की आपका बर्डन है, उसके भी फ़ायदा होता है। प्लस एक तो ऑयल की कंजम्पशन भी कम हो जाती है, प्लस जो उसको जलाने से आप स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें प्रोड्यूस करते हैं, वो भी कम हो जाती है। इंपोर्ट बिल भी कम हो जाता है, डॉलर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। इनिशियली सोलर की इंपोर्ट पर डॉलर लगता है, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट नहीं है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, बट ओवर द स्पैन ऑफ इट्स लाइफ वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो 25 ईयर्स चल रहा है। वो 3 से 4 साल में जब अपनी कॉस्ट ओवरकम कर रहा है, तो इसका मतलब 3 से 4 साल में जो उसके इक्विवेलेंट आपने ऑयल मंगवाया था, वो ऑयल तो हमेशा आता रहना है। उससे 3 से 4 साल में अपनी ऑयल की जो इक्विवेलेंट कॉस्ट थी उसको ख़त्म करके बाकी अपने 21 ईयर्स 22 ईयर्स की जो ऑपरेशनल लाइफ थी वो फ्री में आपको बेनिफिट देती गई कि आपने उसकी जगह ऑयल नहीं मंगवाया, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं थी, आप खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। तो कोई कंपैरिजन नहीं है फॉसिल फ्यूल्स का रिन्यूएबल्स के साथ, और स्पेसिफिकली रिन्यूएबल्स में सोलर सिस्टम्स के साथ, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज मिला है जिसकी वजह से प्रोडक्शन, जो एनर्जी की प्रोडक्शन है सोलर पैनल्स की, वो नॉट इवन एट पार, वो उससे भी कम हो गई है। लाइफ आप देख सकते हैं 8 से 10 गुना की लाइफ है सिस्टम की, बट जो कॉस्ट है वो आपकी
10th ऑफ द लाइफ में आ जाती है, तो 10% आपने लाइफ पे लगाने हैं, बाकी 90% जो लाइफ है उसकी, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, ये ऐसी है कि एक साल में 12 महीने हैं तो 2 महीने में आप कॉस्ट निकाल लें और बाकी 10 महीने बेनिफिट उठाते रहें। तो शॉर्ट टर्म में अगर लेना है तो इसको ऐसे ले लें आप, लॉन्ग टर्म में लेना है तो आप सालों में रह लें। सालों में सोचने में ज़रा हमें मुश्किल लगती है क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए करते नहीं है ना, करते नहीं है, कोशिश करते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। नॉनदलेस इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे आज। आने वाले दिनों में ग्रिड स्केल फार्मिंग की भी बात करते हैं। सोलर फार्मिंग में उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, किस तरह की जा सकती है, क्या क्या हर्डल्स हैं, पाकिस्तान की लेजिस्लेशन क्या कहती है और उसमें कितना काम हो चुका है पाकिस्तान की हद तक और ग्लोबल लेवल पे क्या काम हो रहा है। और आने वाले दिनों में हम उस इंडस्ट्री में क्या रुझानात देखेंगे जो ग्लोबल लेवल पे अडॉप्ट कर लिए जा चुके हैं बट पाकिस्तान में भी अडॉप्ट होने वाले हैं। चलें जी, थैंक यू।